नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य सागर में आप सभी का एक बार फिर से भव्य स्वागत है। साथियों, हमारे एग्जाम बूस्टर श्रृंखला का आज यह कक्षा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर छात्र इस बात से परेशान रहते हैं कि गद्य की विविध विधाओं जैसे आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा साहित्य और रिपोर्ताज को अलग अलग कहाँ से और कैसे पढ़ें। तो मित्रों, आज की इस विशेष क्लास में हम इन सभी विधाओं का एक साथ अच्छे से अध्ययन करेंगे यूथ कंपटीशन का परीक्षा पॉइंटर से, जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। वही प्रश्न हम लोग देखेंगे और इस क्लास में हम उन सभी महत्वपूर्ण लेखकों, उनकी कालजयी रचनाओं और परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले पॉइंट्स को देखेंगे। चाहे आप टीजीटी, पीजीटी या किसी भी राज्य की लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह क्लास आपके कई अंकों को सुरक्षित रखेगा। तो बिना एक पल भी गवाए चलिए शुरू करते हैं गद्य विधाओं का यह महासंग्राम। तो आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। प्रश्न है, कृतियाँ जो आत्मकथा है। तो ये कौन सा है? देखिए, समय है सहचर, ये भी आत्मकथा है। यौवन के द्वार पर देवराज का है, यह भी आत्मकथा है। और मेरे 7 जन्म हंसराज रहबर का है। समय है सहचर, ये रामदरस मिश्र का है। ये सभी जो है आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि चतुर्सेन शास्त्री की यादों की परछाइयाँ कथेतर गद्य विधा के अंतर्गत आती हैं। किस किस कथेतर गद्य विधा के अंतर्गत आती है? तो वो है आत्मकथा। चतुर्सेन शास्त्री की यादों की परछाइयाँ जो हैं आत्मकथा है। लेखिका मन्नू भंडारी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो एक कली, यह भी ये मन्नू भंडारी का आत्मकथा है। अन्या से अनन्या आत्मकथा है, तो ये आत्मकथा प्रभा खेतान का है। शांति प्रिय द्विवेदी कृत परिव्राजक की प्रजा है, क्या है? तो ये आत्मकथा है। कही न जाए का कहिए आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक भगवती चरण वर्मा हैं। चेहरे अनेक आत्मकथा किसका है? तो ये उपेंद्र नाथ अश्क की है। झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो ये माता प्रसाद की आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख है? देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि क्या भूलूं क्या याद करूं। पहले तो ये किसकी आत्मकथा है? तो आप सभी लोग अच्छे से जान लीजिए कि ये आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन का है। तो कह रहा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं कि प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख है? तो इसमें अमोढ़ा गांव का उल्लेख है। मुरदहिया में ननखू पांडे कुशल थे, किस कार्य में कुशल थे? तो ये ढोलक वादन में कुशल थे। क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के किस प्रकार के गीता वाचन का उल्लेख किया है? तो ये है मौन रहकर। लेखक बताते हैं इसमें, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा में, कि जो लेखक के पिता थे वो मौन रहकर गीता का वाचन करते थे। और ये जो है प्रश्न यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है, इसलिए इस प्रश्न को थोड़ा सा गौर से देखते हुए आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न है कि जिस विधा के द्वारा लेखक अपने बीते हुए जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे आत्मकथा कहते हैं। हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? तो वो अर्धकथानक है। अर्धकथानक किसका है? तो बनारसी दास जैन का है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का क्या नाम है? तो इनकी आत्मकथा का नाम है जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन है। आप हुतरी जो है किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो ये रमणिका गुप्ता का है। अपनी जमी अपना आसमां की लेखिका कौन है? तो ये है रजनी तिलक। विधा की दृष्टि से अस्ति और भवती कीर्ति है, किसकी है? तो आत्मकथा है ये। अस्ति और भवती ये जो आत्मकथा है, आत्मकथा विधा में कीर्ति है, तो ये क्या भूलूं क्या याद करूं जो है आत्मकथा है। हिंदी साहित्य में प्राचीनतम आत्मचरित्र यानी आत्मकथा कौन सा है? तो है बनारसी दास जैन कृत अर्धकथानक। एक आत्मकथा जो कमलेश्वर विरचित है वो है जलती हुई नदी। तरुण के स्वप्न शीर्षक कृति जो है किस प्रकार की गद्य विधा है? तो ये आत्मकथा है। तरुण के स्वप्न किसका है? तो सुभाष चंद्र बोस का है।
जूठन के लेखक कौन है? तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। एक कहानी यह भी आत्मकथा मन्नू भंडारी की है। प्रश्न है कि गुड़िया भीतर गुड़िया विधा की रचना क्या है? तो ये गुड़िया भीतर गुड़िया आत्मकथा है। और किसकी आत्मकथा है? तो ये मैत्रेयी पुष्पा का है। मैत्रेयी पुष्पा का है। मैत्रेयी पुष्पा। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा, देखिए यहाँ पे दिया भी है। तो ये मैत्रेयी पुष्पा का, ये दोनों है, गुड़िया भीतर गुड़िया और कस्तूरी कुंडल बसे, दोनों जो है मैत्रेयी पुष्पा का ही है। प्रभा खेतान की आत्मकथा है तो वो है अन्या से अनन्या। लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा कृष्णा अग्निहोत्री का है। अब आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की प्रायः आद्योपांत कहानी लिखता है। आत्मसंस्मरण में जीवन के एक सीमित खंड के संस्करण लिखता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन डॉक्टर दशरथ ओझा का है। इस कथन को पुनः हम लोग पढ़ेंगे कि आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की प्रायः आद्योपांत कहानी लिखता है। आत्मसंस्मरण में जीवन के एक सीमित खंड के संस्करण लिखता है। तो यह कथन है डॉक्टर दशरथ ओझा का। आत्मकथा लेखन में सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली है तो किसको मिली है? महात्मा गांधी को। अपनी खबर आत्मकथा पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। वह रचना जो आत्मकथा है, तो ये बचपन जो है आत्मकथा है। आत्मनिरीक्षण आत्मकथा किसका है? तो ये सेठ गोविंद दास का है। सेठ गोविंद दास का आत्मकथा जो है आत्मनिरीक्षण है। प्रश्न है कि 4 खंडों में प्रकाशित बच्चन की आत्मकथा का प्रथम खंड क्या है? तो वो है क्या भूलूं क्या याद करूं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आत्मकथाओं का सही क्रम क्या है? देखिए, इसको सही क्रम में देखना है तो पहले है क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन का है। फिर टुकड़े टुकड़े दास्तान जो है अमृतलाल नागर का है। समय है सहचर रामदरस मिश्र का है। और आज के अतीत ये भीष्म साहनी का है। आगे देखिए, अगला कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। डॉक्टर नगेंद्र का क्या मानना है आत्मकथा के विषय में, तो इसको देखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है। जो अपनी आत्मकथा लिखे हैं डॉक्टर नगेंद्र, उसी के विषय में कह रहे हैं कि यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है। मैंने केवल बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है। जहाँ तक कर है कि मैं सिर्फ अपने जीवन का जो बाहरी विवरण है उसी को बताया हूँ। जहाँ तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है वह नितांत मेरा अपना है। कह रहे हैं कि जहाँ तक अंदर की बात है वह नितांत मेरा है। आपको उसका सहभागी बनाने की उदारता मुझ में नहीं है। उपर्युक्त वक्तव्य किस आत्मकथाकार का है? तो ये डॉक्टर नगेंद्र का है। बहुत ही अच्छी बात कही है कि यह मेरे जीवन का अर्ध सत्य, मतलब ये अपने जीवन का आधा सत्य ही अपने आत्मकथा में बताते हैं, इसीलिए उसका नाम रखें अर्धकथा। तो अर्ध सत्य ही बताते हैं और इनका मानना है कि जो बहिरंग है जीवन का उसे ही सबको बताना चाहिए। जो अंदर की बातें हैं, जो आंतरिक है, भीतरी बात है, वह जो है अपना ही होता है और वो उसमें जो है ये किसी को सहभागी नहीं बनाना चाहते हैं। मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा है तो ये राहुल सांकृत्यायन का है। यशपाल की आत्मकथा है सिंहावलोकन है। डॉक्टर रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग विभक्त हैं। कितने खंडों में विभक्त है? तो 3 खंडों में विभक्त है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है। तो क्या है? ये आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, स्वीकृति आत्मकथा है तो ये अर्धकथानक है। मुड़ मुड़कर देखता हूँ आत्मकथा किसका है? तो ये राजेंद्र यादव की है। मणिकर्णिका के लेखक तुलसीराम हैं। जब लेखक स्वयं अपनी जीवनी लिखता है तो उसे कहते हैं, देखिए, जब लेखक स्वयं अपनी जीवनी लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। कालक्रम की दृष्टि से आत्मकथाओं का सही अनुक्रम लगाना है तो पहले होगा अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन का है। अर्ध कथा डॉक्टर नगेंद्र का है। और आज के अतीत जो है भीष्म साहनी का है। अगला प्रश्न है कि झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक माता प्रसाद गुप्त हैं। अगला प्रश्न है, देहरी भई विदेश रचना किसका है? तो ये आत्मकथा विधा है देहरी भई विदेश। सिंहावलोकन आत्मकथा जो है यशपाल का है। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा, देखिए अभी हम लोग आत्मकथा देखे हैं, अब ये हम लोग दलित आत्मकथा को देखेंगे। तो प्रश्न है कि हिंदी में दलित
साहित्य की पहली आत्मकथा लिखी किसने लिखी है? तो मोहनदास नैमिषारय ने लिखी है। यादों की बारात जो उस मलिहाबादी का है। गालिब छुटी शराब, ये जो है आत्मकथा रविंद्र कालिया का है। रविंद्र कालिया का आत्मकथा कौन सा है? तो गालिब छुटी शराब है। जोश मलिहाबादी का आत्मकथा यादों की बारात है। रसीदी टिकट आत्मकथा अमृता प्रीतम का है। अपने अपने पिंजरे दलित लेखक की आत्मकथा है। अपने अपने पिंजरे किस दलित लेखक की आत्मकथा है? तो ये है मोहनदास नैमिषारय का, जिनको हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा लिखने का गौरव प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, मणिकर्णिका आत्मकथा के लेखक कौन है? तो ये डॉक्टर तुलसीराम हैं। हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा कौन सी है? तो अपने अपने पिंजरे हैं। और ये अपने अपने पिंजरे किसका है? तो मोहनदास नैमिषारय का है। तिरस्कृत आत्मकथा सूरजपाल चौहान का है। वह रचनाएं जो दलित आत्मकथाएं हैं कौन सी है? तो अपने अपने पिंजरे है, जो कि मोहनदास नैमिषारय का है। मेरी पत्नी और भेड़िया, ये डॉक्टर धर्मवीर का है। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग देखेंगे जीवनी एग्जाम बूस्टर से, जो है कि यूथ का जो है परीक्षा पॉइंटर, उसी से अब इसी वीडियो में हम लोग जीवनी भी देखेंगे। तो यहाँ से जीवनी स्टार्ट है। देखते हैं कि ज्ञान चंद्र जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी संबंधित है। तो ये अमृतलाल नागर से संबंधित है। तुम्हारा पथेर दाभी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को अप्रसन्न करती है। आवारा मसीहा में यह कथन किसका है? तो यह कथन किसी और का नहीं बल्कि रविंद्रनाथ टैगोर का है। कलम का सिपाही में लेखक ने जीवन परिचय दिया है। किसका जीवन परिचय दिया है? तो प्रेमचंद का। कलम का सिपाही में किसका जीवन परिचय है? तो प्रेमचंद का जीवन परिचय है। और कलम का सिपाही जो है लिखा किसने है? तो अमृत राय ने लिखे हैं, जो कि प्रेमचंद के पुत्र थे। मिला तेज से तेज बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। और ये किसकी है? तो ये जो है उनका है, सुभद्रा कुमारी चौहान का है। ये जीवनी विधा की रचना है, मिला तेज से तेज। विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कितने समय लगे थे? तो वो है 14 वर्ष। ये 14 वर्ष ऐसे याद कर लीजिएगा, जब राम को वनवास मिला था तो कितने वर्ष का मिला था? 14 वर्ष का। उसी प्रकार से जो विष्णु प्रभाकर हैं, इन्होंने आवारा मसीहा जो लिखे हैं उसको लिखने में 14 वर्ष का समय लगा दिए हैं। अगला प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है। तो ये है व्योमकेश दरवेश। विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा जो है किस गद्य विधा की रचना है? तो ये जीवनी है। साहित्यकार शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी है। तो ये है आवारा मसीहा, जिसको लिखने में विष्णु प्रभाकर जी 14 वर्ष का समय लगा दिए थे। प्रश्न है, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो इसके लेखक अमृत राय हैं। वह लेखक जो जीवनी लेखक नहीं है तो वो अज्ञे हैं। अज्ञे ने कोई जीवनी नहीं लिखा है। लाजपत महिमा जो है किस प्रकार की गद्य विधाओं में है? तो ये है जीवनी। कलम का मजदूर रचना किसका है? देखिए, कलम का सिपाही है अमरकांत का है, जो कि प्रेमचंद के बेटे हैं। और ये है कलम का मजदूर, तो ये मदन गोपाल की है। विष्णु प्रभाकर लिखित शरद चंद्र की जीवनी का नाम क्या है? तो उनका नाम है आवारा मसीहा। निराला के दुर्लभ पत्रों का संकलन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना के किस खंड में किया है? तो निराला की साहित्य साधना तृतीय खंड में किया है। प्रश्न है कि सुधा चौहान द्वारा लिखित जीवनी मिला तेज से तेज किसका है? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है। और जो सुधा है ये कोई और नहीं बल्कि सुभद्रा कुमारी चौहान की ये पुत्री हैं। अगला प्रश्न है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और ये जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्री हैं और अमृत राय हैं। अमरकांत में बोल रही हूँ बार बार, जो कि प्रेमचंद के बेटे हैं। अमृत राय उनकी पत्नी है। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवन चरित्र के लेखक हैं। तो ये बलराज माधोक हैं। जिन्होंने जीना जाना के लेखक कौन हैं? तो जगदीश चंद्र माथुर हैं। निराला के जीवन पर 3 खंडों में जीवनी लिखने वाले रचनाकार कोई और नहीं बल्कि वो जाने माने शख्स रामविलास शर्मा हैं। जीवनी लेखक नहीं है तो हरिशंकर परसाई नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी है? तो ब्रजरत्न दास ने लिखी है। रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख। देखिए
किसको लक्ष्य करके? तो रामकृष्ण परमहंस को लक्ष्य करके कौन सी जीवनी लिखी गई है? तो हलचल के पंख लिखी गई है। और किसने लिखा है? तो मोहन अवस्थी ने लिखा है। ठीक है, यहाँ पे 3 तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके कौन सी जो है जीवनी लिखी गई? तो आपका उत्तर सही होना चाहिए हलचल के पंख। और अगर प्रश्न पूछेगा कि हलचल के पंख जो है जीवनी किसने लिखी है? तो ये है मोहन अवस्थी ने लिखी है। और हलचल के पंख जीवनी किस पर आधारित है या किसको लक्ष्य करके लिखी गई है? तो ये रामकृष्ण परमहंस को लक्ष्य करके लिखी गई है। वह साहित्यकार जिसने अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को साकार किया है, वह कोई और नहीं बल्कि जैनेंद्र कुमार है। तो अकाल पुरुष गांधी किसका है? जैनेंद्र कुमार का है। वट वृक्ष की छाया में इसके जो है लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है। करेगी वट वृक्ष की छाया में किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है? तो वो है अमृतलाल नागर। रोमा रोला की कीर्ति है, तो यह है महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष। महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष किसका जीवनी है? तो ये रोमा रोला का है। तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्ति और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया है। भक्त मूलतः दैवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी नास्तिकता के बाद एक मूलतः ऐहिक या कि धर्मनिरपेक्ष कर्म में प्रवृत्त होता है। तुलसीदास के विषय में प्रयुक्त कथन किस साहित्य इतिहासकार का है? तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि मनीषी की लोक यात्रा जीवनी किसका है? तो ये कविनाथ गोपीराज की है। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित गांधी की जीवनी कौन सी है? तो वो है श्री गांधी। श्री गांधी के लेखक कौन हैं? तो गणेश शंकर विद्यार्थी हैं। अकाल पुरुष गांधी जीवनी की रचना किसने की है? तो जैनेंद्र ने की है। प्रश्न है कि रचनाकार अज्ञेय की जीवनी है, तो ये है शिखर से सागर तक। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जीवनियों का सही अनुक्रम बताना है, तो है पहले आएगा प्रेमचंद घर में, फिर है आवारा मसीहा, इसके बाद वट वृक्ष की छाया में, फिर है व्योमकेश दरवेश। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो वो है राधा कृष्ण दास। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक रामचंद्र वर्मा है। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो इनके लेखक कोई और नहीं बल्कि विष्णुचंद्र शर्मा हैं। किसी व्यक्ति विशेष के जीवन को विषय बनाकर जब कोई अन्य व्यक्ति लिखता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे जीवनी कहते हैं। जीवनी किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति विशेष के जीवन को विषय बनाकर, ये नहीं कि किसी भी व्यक्ति का, नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के जीवन को विषय बनाकर जब कोई अन्य व्यक्ति लिखता है तो उसे जीवनी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि वह रचना जो नहीं है, मतलब ये क्या प्रश्न है? और जैसे कि 4 ऑप्शन रहा होगा उसी के अनुसार है। मेरी पत्नी और भेड़िया। हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही कहा गया है, किसको कहा गया है? तो प्रेमचंद को कहा गया है। वह आलोचक जिसकी पुस्तक निराला की साहित्य साधना है, वह कौन है? तो ये है रामविलास शर्मा। तो साथियों, यहाँ से अब हम लोग देखेंगे यात्रा साहित्य को। तो यात्रा साहित्य का पहला प्रश्न है कि ब्रेख्त और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय जो है डैश डैश पुस्तक में है, किस पुस्तक में है? तो ये है चीरों पर चांदनी में। चीरों पर चांदनी किसका है? तो ये निर्मल वर्मा का है। किसका है? तो निर्मल वर्मा का है। चीरों पर चांदनी कब का है? तो 1964 ईस्वी का है। आगे बढ़ते हैं, सरयू पार की यात्रा रचना किसका है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। राहु सांकृत्यायन कृत घुमक्कड़ शास्त्र लिखा गया है, तो क्या है? ये यात्रा वृत्तांत विधा में लिखा गया है। हिंदी की वह रचनाकार जिसने व्यंग को विधा का दर्जा दिलवाया है, वह कौन है? तो ये हरिशंकर परसाई हैं। मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषताएं हैं, तो ये है संस्कृत निष्ठ, तर्कपूर्ण और युग विशेष का आभास देने वाली। यात्रा साहित्य से संबंधित राहु सांकृत्यायन की पुस्तकें कौन सी है? तो ये है मेरी लद्दाख यात्रा और तिब्बत में 1.25 वर्ष। खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्त के लेखक कौन हैं? तो ये हैं मरुधर। अगर प्रश्न आपसे पूछेगा कि खुली आंखों का सपना किस विधा की रचना है, तो ये यात्रा वृत्त है। किसका है? तो ये मरुधर मृदुल का है।
अरे यायावर याद रहेगा में सम्मिलित है। तो इसमें क्या सम्मिलित है? इसमें माजुली और बहता पानी निर्मला। नेताजी कहिन के रचनाकार मनोहर श्याम जोशी हैं। नए रचे गांव में भोटिया सरदार द्वारा घी मक्खन मलाई चाय को उठाकर फेंकने का कारण था। क्या कारण था? तो कारण यह था कि लेखक के चोंगे के नीचे के दामन का प्याले से छूट जाना, यही कारण था और ज़्यादा कुछ कारण नहीं था। राहुल सांकृत्यायन को तिब्बत यात्रा के दौरान तीर्थंकर महावीर की मूर्ति दिखाई दी थी। कहाँ में दी थी? तो चीदोंग प्रासाद में स्थित देवालय में। अगला प्रश्न है कि टार्च उठाकर देखा, दीवार सिरहाने और दाहिनी बगल दोनों ही लाल चलित बिंदुओं से सुशोभित हो रही है। मेरी तिब्बत यात्रा में लेखक ने लाल चलित बिंदु प्रयुक्त किया है तो खटमल के लिए। वाह, कितना अच्छा प्रश्न है। लाल चलित बिंदु कौन है? तो वो है खटमल। और मेरी तिब्बत यात्रा किसका है? तो ये राहुल सांकृत्यायन का है। किसका है? राहुल सांकृत्यायन का है। त्यायन। अगला प्रश्न है किन्नर देश में विधा की रचना है। तो ये यात्रा वृत्तांत है और ये किसका है? तो ये राहुल सांकृत्यायन का ही है। कन्हैया लाल मिश्र द्वारा रचित यात्रा साहित्य यात्रा वृत्तांत है। तो हमारी जापान यात्रा है। हमारी जापान यात्रा नाम से कौन यात्रा वृत्तांत लिखे हैं? तो कोई और नहीं बल्कि कन्हैया लाल मिश्र जी ने ही लिखा है। एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। अगला प्रश्न है कि राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत कौन सा है? तो ये यात्रा के पन्ने हैं। यह भी कोई देश है महाराज, यह रचना किसका है? किस विधा का है? तो यात्रा साहित्य विधा की रचना है। दूर से दबी दबी सी सुनाई देने वाली गड़गड़ाहट पास जाने पर कर्णभेदी घोष में बदल गई। यहाँ का तांडव देखते ही बनता है। चट्टानों पर मानो हजारों मूसल बरस रहे हैं। उपर्युक्त पंक्तियाँ उद्धृत है। कहाँ से उद्धृत है? तो ये सौंदर्य की नदी नर्मदा से। सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृत्तांत का अंतिम पड़ाव क्या है? तो कोलियाद में भरूच तक। इसको अच्छे से देख लीजिएगा। जो सौंदर्य की नर्मदा है, इस यात्रा वृत्तांत में अंतिम पड़ाव का वर्णन है कोलियाद से भरूच तक का। और ऊपर है सौंदर्य की नदी नर्मदा कीर्ति से क्या लिया गया है? तो लिया गया कि दूर से दबी दबी सी सुनाई देने वाली गड़गड़ाहट पास जाने पर कर्णभेदी घोष में बदल गई। यहाँ का तांडव देखते ही बनता है। चट्टानों पर मानो हजारों मूसल बरस रहे हैं। अगला है कि यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे कौन है? तो वे राहुल सांकृत्यायन है। प्रश्न है राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित तिब्बत की सीमा पर विधा की रचना है। तो ये यात्रा वृत्तांत है। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। ठेले पर हिमालय के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? तो इसमें धर्मवीर भारती ने कौसानी क्षेत्र की सुंदरता का वर्णन किया है। पीयूष प्रवाह में संकलित यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि एलिफेंटा यानी गुफाएं मुख्यतः संबद्ध है। तो ये शैव मत से संबद्ध है। हिंदी यात्रा साहित्य का जनक कहा जाता है। तो किसी और को नहीं बल्कि राहुल सांकृत्यायन को ही हिंदी यात्रा साहित्य का जनक कहा जाता है। प्रश्न है कि निर्मल वर्मा कृत चीरों पर चांदनी ये एक यात्रा वृत्तांत है। लोकतंत्र से तंत्रालोक से यंत्रालोक तक यात्रा वृत्तांत किसका है? तो ये नगेंद्र का है। हिमांशु जोशी के यात्रा वृत्तांत का शीर्षक क्या है? तो सूरज चमके आधी रात। ये जो है हिमांशु जोशी के यात्रा वृत्तांत का शीर्षक है। देश विदेश यात्रा वर्णन के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। प्रश्न है कि यादें यूरोप की किसका है? तो धर्मवीर भारती का है। यात्री की शीर्षक यात्रा वृत्तांत की लेखिका शिवानी है। अरे यायावर याद रहेगा के रचनाकार अज्ञेय हैं। मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान रचना जो है यात्रा वृत्तांत की है। लंका यात्रा का विवरण यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? तो ये गोपाल गहमरी हैं। विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रा वृत्त ज्योतिपुंज हिमालय है। ज्योतिपुंज हिमालय किसका है? तो विष्णु प्रभाकर का है। पड़ोस की खुशबू यात्रा के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक रामदरस मिश्र हैं। भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी रचना लिखी है, वो है सरयू पार की यात्रा।
घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक हैं तो ये राहुल सांकृत्यायन है। लोहे की दीवार की दोनों ओर कीर्ति किसकी है तो ये यशपाल की है। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा ये जो है यात्रा वृत्तांत हैं। पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक कौन हैं तो ये शिव प्रसाद गुप्त हैं। आगे है कि पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक जो है शिव प्रसाद गुप्त हैं। फिर है कि प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किया है तो ये चंडी प्रसाद सिंह ने। अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार डॉक्टर नगेंद्र हैं। यात्री मित्र यात्रा सिद्धांत के लेखक सत्यदेव परिव्राजक हैं। अब दोस्तों यहाँ से हमारा रेखा चित्र स्टार्ट होगा इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं रेखा चित्र के प्रश्न जो परीक्षा पॉइंटर में पूछे जा चुके हैं विगत वर्षों में। तो महादेवी वर्मा कृत मेरा परिवार रेखा चित्र का प्रकाशन वर्ष 1972। बोलती प्रतिमा श्रीराम शर्मा का है, श्रीराम शर्मा है। महादेवी वर्मा कृत नीलकंठ की विधा है, क्या है तो ये रेखा चित्र है। 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है तो ये रेखा चित्र है। प्रश्न है कि वह प्रवाह में संकलित पाठ महाकवि जयशंकर प्रसाद रचना है तो ये रेखा चित्र है। दीपक जले शंख बजे के रचनाकार हैं कन्हैया लाल मिश्र। विधा की दृष्टि से माटी की मूर्ति विधा की रचना है, रेखा चित्र है। महादेवी वर्मा की गौरा गाय विधा की रचना है तो वो लेखक हैं। गेहूं और गुलाब की रचना विधा है तो ये है रेखा चित्र। प्रश्न है कि बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं, रेखा चित्र और सेतु बंध। हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना का पूरा नाम तो ये है पद्म पराग। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा है तो ये रेखा चित्र है। लाल तारा के रचनाकार राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। बाजे पायलिया के घोड़ों के रचनाकार जो है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। किसी व्यक्ति वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम रेखा चित्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अतीत के चलचित्र विधा में लिखी गई रचनाओं का संग्रह तो ये रेखा चित्र है। पीयूष प्रवाह में संकलित गौरा नामक रेखा चित्र के अनुसार बछड़े का नाम रखा गया था, क्या नाम था तो लाल मणि था। इस प्रश्न को पुनः देखेंगे कि पीयूष प्रवाह में संकलित गौर नाम है, गौर नामक रेखा चित्र के अनुसार बछड़े का नाम क्या रखा गया तो लाल मणि रखा गया। रेखा चित्र का तत्व नहीं है तो अभिनेयता नहीं है रेखा चित्र का तत्व। साथियों यहाँ से जो है संस्मरण शुरू हो रहा है तो आइए इसी एक ही वीडियो में हम लोग आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी सब कुछ पढ़ेंगे। तो ये प्रश्न है कि वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है तो शिव पूजन सहाय हैं। राजेंद्र यादव की संस्मरण कीर्ति है औरों के बहाने। बचपन की स्मृतियां के लेखक है राहुल सांकृत्यायन। मित्रों ये मैं वीडियो जो है रात में 1 बजे बना रही हूँ और बीच बीच में नींद भी आ जा रही है। अगर कोई त्रुटि होगा तो आप लोग क्षमा कीजिएगा क्योंकि मुझे दिन में समय नहीं मिल पाता है। मैं रात को ही वीडियो बनाती हूँ 1 बजे 2 बजे के बीच में। तो आज का अगला प्रश्न देखते हैं कि महादेवी वर्मा की रचना पथ के साथी किस विधा के अंतर्गत आती है तो ये है संस्मरण। क्या गोरी क्या सांवरी संस्मरण के लेखक कौन है तो इसके लेखक देवेंद्र सत्यार्थी हैं। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई है। प्रस्तुत पंक्तियों की लेखिका कौन है तो ये कोई और नहीं बल्कि कृष्णा सोवती हैं। इनके कथन को एक बार पुनः पढ़ेंगे। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। 30 दिन मालवीय जी के साथ कौन रहकर आए थे तो ये रामनरेश त्रिपाठी हैं। 30 दिन मालवीय जी के साथ पुस्तक के रचयिता रामनरेश त्रिपाठी हैं। विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधिया उस चंदन वन की का शीर्षक किस कवि की कविता से प्रेरित है तो ये हैं गिरजा कुमार माथुर। महादेवी वर्मा के बदलू संस्मरण की पात्र है, बदलू संस्मरण की पात्र कौन है तो रधिया है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक कौन है तो इसके लेखक हैं भारतेंदु। लेखक श्रीराम शर्मा की संस्मरणात्मक कीर्ति है सन 42 के संस्मरण। प्रश्न है कि संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है तो ये है ज्योति विहंगम। शेष स्मृतियां संस्मरण के लेखक हैं कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह। बाल मुकुंद गुप्त ने प्रताप नारायण
पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा था। कब लिखा था? तो 1907 ईस्वी में लिखा था। कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कीर्ति है हम हशमद। अमिट रेखाएं संस्मरण रेखा चित्रकार कौन है? तो ये हैं सत्यवती मलिक। जंगल के जीव कीर्ति के लेखक श्री राम शर्मा हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संस्मरण कीर्तियों का सही अनुक्रम। तो देखिए क्रम से कौन आएगा। पहले स्मृति कण, हम हशमद, लीक अलीक और वन तुलसी की गंध है। वह संस्मरणात्मक ग्रंथ जो कृष्णा सोबती द्वारा रचित है वो है हम हशमद। अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, ये किस विधा की रचना है? तो ये संस्मरण है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक कौन सी? व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। सभा की सभ्यता शीर्षक संस्मरण के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। भगत सिंह, राजगुरु आदि से संबंधित संस्मरण संकलित है तो कौन सा है? यश की धरोहर। संस्मरण साहित्य में महादेवी वर्मा कृत संस्मरण नहीं है तो ये यामा जो है ये काव्य है ना कि संस्मरण है। रामबृज बेनीपुरी कृत माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? तो ये संस्मरण है। आगे बढ़ते हैं। प्रज्ञा प्रवाह में संकलित निराला भाई नामक संस्मरण के अनुसार निराला जी को अपरा पर पुरस्कार मिला था। अपरा इनका एक रचना है, उस पर कितने रुपए का पुरस्कार मिला था? तो 2100 रुपए का। वह विधा जिसमें तथ्य अत्यावश्यक नहीं होते वो है संस्मरण। याद हो कि न याद हो संस्मरण कीर्ति के लेखक है काशीनाथ सिंह। मित्रों क्या कहते हैं, जो रचना है वो तो याद हो जाता है कि किसकी रचना है, लेकिन ज़्यादा परेशानी तो इसमें होती है कि ये किस विधा की रचना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग याद करते हुए चलिएगा। देखिए, याद हो कि न याद हो इसका विधा पूछा है, अगर पूछ देगा तो संस्मरण हो जाएगा। महादेवी वर्मा की वह कीर्ति जिसमें जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है तो वो कौन सा है? तो मेरा परिवार। मेरा परिवार में ही वो जीव जंतुओं पशु पक्षियों से संबंधित जो है संस्मरण लिखी है। दोस्तों यहाँ से 2-4 प्रश्न जो है रिपोर्टाज के मिलेंगे, जैसे कुत्ते की आवाज रपट कीर्ति में संकलित है। तो देखिए, जो ऋण जल और धन जल है, ऋण जल धन जल, ये रेणु जी का है और ये जो है किसमें संकलित है? तो कुत्ते की आवाज रपट में संकलित है। रिपोर्टाज विधा की रचना है कौन है? तो ये लक्ष्मीपुरा है। लक्ष्मीपुरा किसका है? इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मैं 2 दिन से प्रश्न नहीं पूछ रही हूँ। तो आप लोग बताएंगे कि जो रिपोर्टाज विधा की रचना है ये लक्ष्मीपुरा है, और ये लक्ष्मीपुरा जो है किसकी रचना है, इसके लेखक कौन है, और साथ में ये भी बताइएगा आप सभी लोग कि ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। आप लोगों के लिए ये प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं कि बंगाल के अकाल पर हिंदी लेखक ने तूफानों के बीच रिपोर्टाज लिखा है। किसने? तो रांगे राघव ने। बंगाल का अकाल नामक रिपोर्टाज रचना है किसका है? बंगाल का अकाल तो प्रकाश चंद्र गुप्त का है। देखिए, तूफानों के बीच कौन रहते हैं? रांगे राघव। कोडिंग करने के लिए, तूफानों के बीच कौन रहते हैं? रांगे राघव जी। या तूफानों से हमें कौन बचाते हैं? तो राघव बचाते हैं। और बंगाल का अकाल, तो बंगाल का अकाल है प्रकाश चंद्र गुप्त का। फ्रांसीसी भाषा का शब्द क्या है? तो वो है रिपोर्टाज। अगला प्रश्न है, नेपाली क्रांति को लेकर रिपोर्टाज लिखा किसने लिखा है? तो ये फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा है। हिंदी में रिपोर्टाज लेखन प्रारंभ करने वाले विद्वान कौन है? तो ये हैं शिवदान सिंह चौहान। धर्मवीर भारती के रिपोर्टाज का संकलन युद्ध यात्रा है, और जो मैं प्रश्न पूछी हूँ उसका लगभग उत्तर आपके इसी वीडियो में भी मिल जाएगा। बस आप लोगों को वीडियो ध्यानपूर्वक सुनना है। जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्टाज के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं विवेकी रॉय। तो दोस्तों, आज की इस एग्जाम बूस्टर क्लास में हमने गद्य की लगभग सभी प्रमुख विधाओं, आत्मकथा से लेकर रिपोर्टाज तक का गहन विश्लेषण हम लोग किए हैं परीक्षा पॉइंटर से। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपके जो है लगभग 1 घंटे का वीडियो है, और इससे आपके रिवीजन में बहुत ही सहायता मिलेगा। हिंदी साहित्य सागर का हमेशा से यही प्रयास रहा है कि आपकी तैयारी को सरल और सटीक बनाया जाए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दें। इसे जो है आप उन सभी मित्रों के साथ साझा करें जो हिंदी साहित्य की परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। अगली क्लास आप किस विषय पर चाहते हैं दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
ताकि आपकी तैयारी का कोई भी पड़ाव छूट ना जाए। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।